और पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। जी हरिकिशन। वो ने गुलाब के लिए तो मना किया था ना, कांटे वाला पेड़ नहीं लगाना है करके। हाँ तो गुलाब के बारे में कहाँ बताया भगवान? अभी बताया ना, जस्मीन, गुलाब, मोगरा, मेरीगोल्ड, चंपक। तो छोटे छोटे जो है सो इसमें जो है सो पौधे आपके पॉजिटिव ऊर्जा देने वाले हैं, ये भी बताए थे हमने। इसको जो है आप पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन हमने बताया, ये भी बताया कि मुख्य द्वार हो तो अवॉइड करिए। अगर पूर्व दिशा का द्वार हो तो इसको वहां पर नहीं लगाइए, सामने नजर पड़े। इसको आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। उत्तर दिशा में यदि द्वार हो, ठीक है, तो इसे पूर्व दिशा में लगा दीजिए। मतलब घर के मुख्य द्वार पर नहीं होना चाहिए। अच्छा है, ठीक ना? पॉजिटिव ऊर्जा देने वाला है, लगा सकते हैं घर में, लेकिन मुख्य द्वार के पास में ना हो। आने और जाने वाले लोगों का डायरेक्ट नजर जो है इस पर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए इसको मना किया गया है ना? जी जी जी। मुख्य द्वार हो तो इसको अवॉइड करिए। आप जैस्मिन लगाइए, मेरीगोल्ड लगाइए, मोगरा लगाइए, ठीक है। तुलसी का पौधा ईशान, उत्तर और पूर्व में शुभ माना गया है, ठीक ना? इसके साथ साथ में ईशान कोण में आप आंवला, आग्नेय कोण में अनार, नैऋत्य में इमली और वायव्य में कैथ के पौधे आप लगा सकते हैं, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ठीक है, हमने बताया कि आग्नेय कोण में अनार नहीं लगाना चाहिए, बताया है ना? बोलिए। जी गुरुदेव, बताए थे। अनार जो है आग्नेय और नैऋत्य कोण में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है हम बता रहे हैं कि इन तीन दिशाओं में तीनों की मौजूदगी हो तब आप लगा सकते हैं, है ना? यानी कि ईशान कोण में आंवला, आग्नेय में अनार, नैऋत्य में इमली और वायव्य में कैथ, चारों, ठीक ना? लेकिन इनमें से किसी की भी छाया आपको मुख्य द्वार पे या आपके घर पर नहीं पड़े, इसका ध्यान रखना है। बोलिए ब्रजेश जी। गुरुदेव इसको दोबारा बोल दीजिए, तीनों पेड़ को। चारों पेड़ भगवान, ईशान में आंवला, आग्नेय में अनार, नैऋत्य में इमली और वायव्य में कैथ। वायव्य में कैथ, इनके पौधे कैर गुरुजी, कैर कैथ कैथ कैथ। जितने भी आपके डेकोरेटिव पौधे हैं, सजावटी पौधे जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे बुशेस जो होते हैं, झाड़ियां, है ना, इन सभी को आप उत्तर या पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। जो भी डेकोरेटिव प्लांट्स आपके होते हैं, मनी प्लांट है और भी है, बोगनविलिया है और क्या क्या है ना, हर श्रृंगार इत्यादि, ठीक है। ये सब जितने भी आपके पौधे हैं, ये सब जो है आपको ईशान, उत्तर और पूर्व में लगाने चाहिए। सुगंधित जितने भी पौधे हैं पूर्व उत्तर में लगाइए, सजावटी जितने पौधे हैं पूर्व और उत्तर में लगाइए, ठीक है। बगीचा बनाना है आपको, गार्डन बनाना है, नर्सरी बनानी है, ठीक है। इसके लिए पूर्व, ईशान और वायव्य कोण की दिशा जो है शुभ है, ठीक है। ईशान कोण में यदि आपकी वाटिका है, नर्सरी है, ठीक है, तो इसमें आपको हल्के फूल, जो भी लाइट आपके पेड़ पौधे हैं उनको लगाना चाहिए। पौधे जो हैं, फूल हैं, लताएं हैं, ठीक है, इन सब में मैक्सिमम जो है आपको मेडिसिनल प्लांट्स लगाने चाहिए, औषधीय प्लांट, ठीक ना। औषधीय पौधे, छोटे छोटे हल्के फूल पौधे, झाड़ियां, ये सब आप लगा सकते हैं। प्रयास करना चाहिए कि ईशान कोण में हमारा
औषधीय वृक्ष हो, मेडिसिनल प्लांट्स हो। ठीक है, ठीक है। जी जी। हाँ, आम का पेड़ यदि लगाना है, ठीक है। अगर देखिए कई बार दिया जाता है कि कई सारे प्लांट्स जो हैं आपके वास्तु दोष को भी हरते हैं। जैसे आग्नेय कोण में कोई दोष है, ठीक ना, तो आग्नेय कोण में कोई दोष है, वहां आम का पेड़ यदि लगा देते हैं तो आपको आग्नेय कोण के दोष से परिहार भी हो जाता है, ठीक ना। आग्नेय कोण में घर से दूर हो, मतलब जो बाउंड्री है आपकी चार दीवारी है उसके पास में हो, लेकिन उसकी छाया आपके वृक्ष पर भवन पर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आम का पेड़ जो है लगाना है, इसको आप आग्नेय कोण में लगा सकते हैं। अगर कोई वास्तु दोष है तो उसका भी परिहार हो जाता है, ठीक है। जो भी आपके खुशबूदार वृक्ष हों, पेड़ हों, पौधे हों, ठीक है, इन सभी को वायव्य कोण में लगाना शुभ होता है, ठीक है। खुशबूदार वृक्ष, पेड़, पौधे, झाड़ियां, ये सब वायव्य कोण में लगाना शुभ होता है। पश्चिम दिशा में पीपल, उत्तर दिशा में पाकड़, दक्षिण दिशा में गूलर, ये वृक्ष लगाना श्रेष्ठ होता है, कल भी बताए थे। अगर आपको किशमिश, बादाम का वृक्ष लगाना हो, ठीक है, तो इसे दक्षिण या गुरुजी धीरे धीरे बोलिए। ये पश्चिम दिशा में पीपल, पश्चिम दिशा में पीपल, कल भी लिखवाए थे महोदया, उत्तर दिशा में पाकड़ और दक्षिण दिशा में गूलर, पूर्व दिशा में बड़ यानी कि बरगद, ठीक है। ये सारे वृक्ष जो है दिशाओं के अनुरूप श्रेष्ठ हैं, ठीक है। अगर किशमिश या बादाम का वृक्ष लगाना हो तो इन्हें दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, ठीक है। इनका आकार जो है पिरामिड की तरह होता है, बादाम का वृक्ष, किशमिश, ठीक है, ये सभी पिरामिड के आकार के होते हैं। इसको आप दक्षिण या पश्चिम में लगा सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे वृक्ष हैं हम लोग घर में लगाते हैं अपना, ठीक है। पपीता, इसको तो लगाना चाहिए नहीं, कल भी इसके बारे में हमने विशेष चर्चाएं की थी। लग गया है तो उसको उखाड़ के ये कर दीजिए, या जब इसके वृक्ष में फल आना बंद हो जाए तो इसके तने में जो है छेदा कर दीजिए और उसमें हींग डाल दीजिए, धीरे धीरे सूख जाएगा। लेकिन लोग बागवानी के लिए ये सब लगाते हैं, तो जो निषिद्ध पौधे हैं उनको आप न लगाइए तो सबसे अच्छा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का लगाने का शौक होता है। हाँ बोलिए ब्रिजेश तिवारी जी, बोलिए। गुरुदेव नमन। गुरुदेव पीपल के पेड़ के लोग बगीचा लगाते हैं, घर के पास भी, दूर भी लगा रहे हैं इस समय खूब तरीके से। तो हमने बोला ना भगवान आप लगाइए, आपको लगाने के लिए कहाँ मना है, हम तो कह रहे हैं कि सब पेड़ लगाइए, लेकिन अपना घर में नहीं लगाइए, कंपाउंड में नहीं लगाइए, घर से बाहर लगाइए, ठीक है। जी गुरु जी। 1 मिनट प्रभु जी।
नमो नमः प्रभु जी। देखिए कई सारे वृक्ष जो है हम लोग घर में जी। श्वेता जी, ब्रिजेश तिवारी जी, कुछ प्रश्न रह गया था आपका, बोलिए नमो श्वेता नमः जी। गुरुजी। जी गुरुजी, ये पपीता इतना फायदेमंद है तो कहीं तो उसको लगाने का होगा ना? हमने बताया ना कि पपीता घर में लगाना शुभ नहीं है, आप बगीचा में लगा सकते हैं अपना, यदि कोई नर्सरी है अतिरिक्त जो है, ठीक है, तो वहां पर आप लगाइए। हमने कोई वृक्ष लगाने के लिए मना नहीं किया, हमने बोला है कि घर में, आपके घर में वो वृक्ष नहीं होना चाहिए, इससे घर में अशुभता आती है, ठीक जी है। जी तो आपके पास में यदि देखिए स्थान होगा तभी ना आपके पास में लगाइएगा, बोलिए। जी जी जो जी स्थान आपके पास में है उसी में यदि लगाइएगा तो कुछ पेड़ पौधों के नेगेटिव ऊर्जा भी होती है, वो भी आपके घर पर आती है, समझ गए। और इसमें जी जो नेगेटिव ऊर्जा देने वाली है, तो इसको जो है हमको जहां तक हो प्रयास करना चाहिए कि ना ही लगे तो अच्छा है, ठीक है। जी जी पपीता इतना फायदेमंद है, आपको लगाना ही है तो इसको जो है सो स्वयं से नहीं लगाइए, स्वयं यदि उग जाए, ठीक है, तो उसको रखिए, ठीक है। जी पूर्व या उत्तर दिशा में इसको लगाइए, हल्के फुल्के पौधे हैं, ये सब पेड़ हैं, इनको लगाइए। लेकिन तो मना हमेशा करेंगे कि इन पौधों को न लगाइए, तो सबसे अच्छा है। यदि किसी को देखिए सामर्थ्य अनुसार बागवानी का यदि किसी को भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, शौक है या इच्छा है, तो आप जो भी आपके खाली स्थान जगह हो या जहां पर पहले से बगीचा इत्यादि हो, या थोड़ा सा जमीन हम एक आध कट्ठा ले लें, एक आध डिसमिल ले लें, उसमें वृक्षारोपण करते रहें, उसकी देखभाल करें, ये हो सकता है ना। जी आप उसमें फिर जो है सो गुरुजी। घर का जो है सो फिर वो नहीं रहेगा ना कि उसमें हम रह रहे हैं और उसमें जो है सो हम बगीचा लगा रहे हैं, ये नहीं हम कर रहे हैं। जी आपके पास में यदि इच्छा है आपको लगाने के लिए, तो आप बागवानी के लिए स्पेशल आप जगह ले लीजिए और उसमें जो वृक्ष आपको लगाना है लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। गुरुजी, बड़ा बाउंड्री हो और आधा में ही घर हो तो आधा में हम दीवार देके लगा सकते हैं वृक्ष को? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है जी इसमें, बिल्कुल लगाइए, जी ठीक है। जी गुरुजी। अब लगाना ही हो आपको, पपीता लगाना हो, अमरूद के बारे में भी हमने बताया, अमरूद हो, सेब हो, गुलमोहर हो, अशोका, नीम, नारियल, चंदन, अनानास, बादाम, अनार, आंवला और तुलसी, ठीक है। ये सारे वृक्ष जो है आप पूर्व से उत्तर दिशा में लगाया जा सकता है। जो आपके बड़े पेड़ हैं उनको पश्चिम या दक्षिण में लगाइए, जो छोटे पौधे हैं, हल्के पौधे हैं, उनको आप पूर्व से उत्तर में लगाइए। पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, पपीता, अमरूद, सेब, गुलमोहर, अशोक, नीम, नारियल, चंदन, अनानास, बादाम, अनार, आंवला और तुलसी, ठीक है। इनमें जो भी छोटे हल्के पौधे हों आप उसको पूर्व और उत्तर दिशा में लगाइए, जो भारी पेड़ हैं उनको पश्चिम और दक्षिण में आप लगाइए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ठीक है भगवान। जी गुरुदेव। मूल जो हमारा द्वार है, जो हमारा मुख्य द्वार है, उसको लताओं, फूल पौधे इत्यादि जो भी हैं इनसे हम सजा कर रख सकते हैं, लेकिन जो मुख्य द्वार हो वह अवरोधित नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मुख्य द्वार से आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारे सिर में हाथ पैर में लताएं बज रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गमले इत्यादि के माध्यम से सजावटी
फूलों के माध्यम से, पौधों के माध्यम से आप सजा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक ना। लेकिन इसका हमारे बालों से, ठीक ना, स्पर्श नहीं होना चाहिए। सूखे पौधे, सूखे पत्ते, सूखी तनाएं, ये सब मुख्य द्वार के आसपास नहीं होनी चाहिए। इसकी प्रॉपर जो है हमको ड्रेसिंग करते रहनी चाहिए, हरा भरा रहे, समझ गए, हरा भरा होना चाहिए, ठीक जी है। गुरुदेव। कुछ लोग होते हैं ना, जी। जैसे मनी प्लांट है और भी आपके बुशेस हैं, वो सब जो है सो गेट की तरफ जो है सो एकदम पूरी तरीके से सजा के लगाते हैं, है कि नहीं। तो आप लगाइए, जी। लगाने कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके जो पत्ते हैं, जो इसकी लताएं हैं, जो इसके तने हैं, ये सब सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार पे हमेशा जो है हरियाली बनी रहनी चाहिए, यदि आपको लगाना है तो। बोलिए राघवेंद्र जी। यदि लता ऊपर हम लगाए गेट के ऊपर या मुख्य द्वार के ऊपर, तो आपने जी। कहा कि दिव्य वृक्ष का छाया घर के गेट के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए। तो जब लगाएंगे भगवान तो आपकी गेट आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा क्लियर बोलिए, नेटवर्क में बोलिए। जी जी, अब आ रही है भगवान। हाँ अब आ रही है, बोलिए। आपने बोला था कि घर के जो मुख्य द्वार है तो उसके ऊपर किसी भी वृक्ष की छाया नहीं होनी चाहिए। यदि हम उसके ऊपर लता से सुशोभित करेंगे तो उसकी छाया तो अनायास ही उसके ऊपर गिरेगी ना। लता तो और ये कहाँ वृक्ष तक में उचित भगवान है? नहीं, लता और वृक्ष में अंतर है। लताएं हम जो है सो अच्छा, अ, लता लगा सकते हैं। तरबूज और खीरा ककड़ी का नहीं ना बोल रहे हैं, जो आपके जो प्लांट हैं, आपके मनी प्लांट है ना, मनी प्लांट, जी जी। ठीक है। कोई छोटे तो छोटे चमेली आदि वृक्ष के भी वो लताएं आती है भगवान, जो हाँ, फूल से वो सुगंधी होती है, और वो तो आप इसको सजा के रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कंडीशन हम बता रहे हैं ना, वो कंडीशन है कि आने जाने में आपके शरीर के अंगों से वो टच ना हो, ठीक है। मुख्य द्वार पर जो रोशनी इत्यादि आती है वो अवरुद्ध ना हो, प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखिए। इसके साथ साथ में हमेशा इसके पास में हरियाली होनी चाहिए, सूखे पत्ते इत्यादि नहीं होने चाहिए, सूखी तनाएं नहीं होनी चाहिए, इन सब का भी तो ध्यान रखना है, समझे कि नहीं। जी जी जी। हाँ, तो इन सभी चीजों का भी हमको ध्यान रखना है। यदि आप ऐसा करते हैं, इन सारे कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, तो आप निवास रहने वाले स्थान पर सुख शांति की आपको अनुभूति होगी, ठीक है। पहले भी बताएं, अभी भी बता रहे हैं, भवन में आपको गार्डनिंग करना हो, ठीक है, आपको उद्यान लगाना हो, वृक्ष लगाना हो, उत्तर दिशा जो है सबसे अनुकूल है। इसके बाद पश्चिम दिशा में भी आप लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ईशान कोण में लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यह जो है कंडीशन है यही कि जो छाया है वह आपके मुख्य द्वार पर नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना, छाया नहीं पड़नी चाहिए। जी जी। हाँ, छाया पड़ेगी तो समस्या होगी, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके घर में प्रवेश करेगी, इसको हमको बचाना है, ठीक ना। मुख्य द्वार के एकदम कोई पौधा यदि है ठीक सामने, ठीक ना, तो यह द्वार वेद भी कहलाता है, इसका भी हमको ध्यान रखना है। ये तो बताए है ना, मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुख्य द्वार जो है जी जी। इसको जो है कभी भी अवरुद्ध नहीं करना चाहिए, इसके समीप आप कभी भी कोई पौधा नहीं लगाइए, ताकि इस पर प्रकाश छाया इत्यादि के माध्यम से ये अवरुद्ध हो, ठीक है।
बाउंड्री है, चार दीवारी है, आप उसको सजाइए, कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। जो भी वृक्ष हैं, आप बड़े बड़े जितने भी हमने वृक्ष बताएं कि उत्तर में पाकड़ लगाइए, दक्षिण में गूलर लगाइए, पश्चिम में पीपल लगाइए, पूर्व में बड़ लगाइए, बरगद का वृक्ष लगाइए। ये सारे जो भी बड़े वृक्ष हैं, इनको आप चार दीवारी से बाहर रखिए, घर के अंदर में नहीं रखिए। कहीं ना कहीं आप यदि चार दीवारी में रखते हैं, तो हमने बताया ना कि इन सभी वृक्षों की जड़ें जो है वह दूर दूर तक जाती हैं, है ना। तो वो आपके भवन को डैमेज करेंगे, सीपेज होगा, क्रैक्स आएंगे, है ना। बोलिए राघवेंद्र जी। ये भगवान या फिर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है प्रभु जी। ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है बोले। हेलो, अब आ रही है? बोलिए। हाँ हाँ, अभी ठीक है। जैसे कोंकण हो या फिर मध्य कर्नाटका हो या फिर साउथ इंडिया हो, वहाँ पे झाड़ियाँ बहुत होती है और वो यानी झाड़ियों के बीच में ही उनका घर होता है, सब तरह से घिरा हुआ होता है वृक्षों से। तो ये कहाँ तक इस शास्त्र सम्मत है ये? तो हमने बताया कि आप सजाइए, मुख्य द्वार को अवरुद्ध नहीं करिए, ठीक है। झाड़ियों के बीच में बनाइए, हम तो सब जंगल तरह में क्या से घर घर नहीं। यानी घिरा हुआ घर होता है भगवान, वृक्षों से घिरा हुआ घर होता है, तो सभी तरह से सभी ओर से छाया तो घर के ऊपर ही गिरती है। मैंने देखा है कोंकण में जंगल ही तो ठीक जंगल होते नहीं, हैं और उसके बीच उनके घर होते हैं। नहीं तो ठीक नहीं है। जी जी भवन में रोशनी, धूप, ठीक है, हवा, ये प्रॉपर आनी चाहिए। अगर इनमें से किसी का भी न्यूनतम या अधिकतम प्रवाह होगा, तो यह जो है उसके अंदर में वेद कहलाएगा, दोष कहलाएगा, वास्तु दोष बनेगा। इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। बहुत जी ज्यादा ठीक। घर गर्म हो जाए तो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व की अधिकता हो जाएगी, जो कि आपके भवन के लिए शुभ नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा वायु का प्रवाह हो जाएगा, यह भी भवन के लिए आपके शुभ नहीं है। बहुत ज्यादा जल तत्व जो है सो प्रधान हो जाएगा, तो यह भी जो है सो शुभ नहीं है, ठीक है। जी हमको जी हमने शुरू में ही जो फर्स्ट क्लास था हम लोग का वास्तु का, तो हमने क्या कहा, प्रकृति के जो तत्व हैं, पांच तत्व और दिशाएं, इनका संयोजन आपने समझ लिया, आपका वास्तु कंप्लीट है। अब आप इसको एक दिन में समझिए या पूरे अपने जो है सो जीवन काल में समझिए, ये आपके ऊपर में है। जी लेकिन संतुलन यही है, प्रकृति के जो पांच तत्व हैं वो, और दूसरा हमारा दिशा, अगर इनके अनुरूप नहीं है तो वहां वास्तु दोष लगेगा, समझ गए कि नहीं। और जहां जी अनुकूलता है, समस्या है। अब आप बताइए कि आप अपने भवन के पूर्व में बरगद का वृक्ष लगा दीजिए, और आपके बाद में किसी का घर हो, ठीक है, तो वो तो उसके लिए जो है सो पश्चिम में काम करेगा ना। इसीलिए कहा गया है कि इन सारी जो वृक्षें हैं, आपको बागवानी का शौक है, बगीचा लगाना है, लोग पहले बगीचा लगाते हैं। अभी भी कई कई स्थानों पर जो है सो आपको बगीचा मिलेगा, वहां पे कई तरह के आपके पेड़ पौधे मिलेंगे। तो आपको खुले स्थान में भी अगर कहीं ऐसा यदि लगाना हो, तो इनको भी दिशाओं के अनुरूप ही लगाइए, समझे कि नहीं। ये नहीं है कि खुला स्थान है, कोई भवन है ही नहीं, तो आग्नेय कोण में आप जो है सो लगा दीजिए कोई और वृक्ष, पूर्व में लगाना है पीपल का और पश्चिम में लगा दीजिए आपका बर का, तो समस्या हो जाएगी। वहां पर भी यही दिशाएं आपको फॉलो करनी है, खुले स्थानों में भी जहां कोई भवन नहीं है, वहां पर भी ये चीजें लगाइए, आपको जो है सो उससे लाभ अब मिलेगा। ये यही दोष भगवान, अब जो रो हाउसेस का कंसेप्ट निकला है गांव में, रो जी हाउसेस एक लाइन में घर होते हैं और एक दूसरे को सटा के होते हैं। अब देखिए, वो बोलता है डिजाइनर की हमने वास्तु के अनुसार प्लान किया है, जैसे साउथ वेस्ट में उसने सेप्टिक टैंक बनवाया, लेकिन
एक का होगा साउथ वेस्ट में, लेकिन दूसरे का नॉर्थ ईस्ट में आता है वो, तो इसके लिए तो पीड़ादायक है। हाँ, तो इसीलिए ना हम कहें, पहले देखिए भूमि की इतनी जो है सो कमी नहीं थी, पूरा पर्याप्त भूमि था सबके पास में, समझे ना। तो लोग जो है सो इस हिसाब से बनाते थे, ठीक है। सबके घरों के बीच में गैप रहता था। आज तो लोग गली भी नहीं छोड़ना जी जी, चाहते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, इंच पीड़ित भर है जगह कि नहीं नहीं है। पीड़ित, इंच भर जगह नहीं है। और तो और दूसरे का घर भी कब्जा कर लेंगे, दूसरा का रास्ता जो है सो रोक देंगे, ठीक है। पूर्वजों बिल्कुल ने बिल्कुल पहले बिल्कुल। जो है सो ऐसे भी सुनने में आया भगवान की दान की हुई जमीन को लोग रजिस्ट्री नहीं कराए थे। अब जो है सो उनके जो भी वंशज हैं वो सारे वो जी दान जी वाली जमीन अपने पास में रख रहे हैं। जी बिल्कुल, सुनने में आया है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले आया था, इसलिए मेरे को अभी ताजा न्यूज मालूम है। सुने हैं कि नहीं हरिकिशन जी कहीं ऐसा मामला? बहुत अरुण सुने तिवारी, हम, बिल्कुल सुने। अरुण तिवारी जी आपके यूपी का ही है मामला? तो गाजीपुर जिले वाला क्या? हाँ, हाँ, गाजीपुर जिले में है। दान की हुई जमीन को भी लोग जो है सो पहले जमीन जी दान जी, हाँ, करते थे हुआ हम लोग ना। हुआ है, अब मुनाफा हुआ है। अगला बार जो है दान करवाइएगा तो साथे एगो 1000 रुपया का स्टाम्प पेपर लेके जाइएगा और वहां पर लिखवा लीजिएगा कि भैया हम इस जमीन को रजिस्ट्री कराएंगे, भूमि पूजन में हमको दे रहे हैं, भूमि दान, गौ दान, स्वर्ण दान, ठीक ना। तबे जाके उसका जो है कंप्लीट होगा, नहीं तो फिर जो है एक आध पीढ़ी के बाद में जमीन हड़प लिया जाएगा, समझे। तो ऐसी भगवान लोगों की मानसिकता संकुचित हो गई है, ठीक ना, बिल्कुल संकुचित हो गई है, ठीक है। तो हमको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि आप लगा रहे हैं वृक्ष, तो वो जो है दूसरे के लिए समस्या ना खड़ा करें। लोग अपने बगीचा में लगाते थे, घर परिवार में पूरा जो है सो हमने कहा ना, जैसे अभी कैसे श्वेता जी ने कहा कि आधा में घर बनाए हैं और आधा पूरा छूटा हुआ है, तो आप उसमें बागवानी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिशाओं के अनुरूप करिए, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए कोई भी बड़े वृक्ष आप लगा दीजिए आग्नेय कोण में, नैऋत्य कोण में, ये सब वृक्ष जो है सो शुभता नहीं देंगे, ठीक ना। छोटे छोटे वृक्ष जो है सो लगाइए, कोई समस्या नहीं होगा। फार्म हाउस है, बहुत बड़ा भूखंड है, आप इन वृक्षों को वहां पर लगाइए, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक ना। चलिए, और भी बहुत सारे हैं। किसी भी मरुस्थलीय पौधे को, ठीक ना, कभी भी अपनी सीमा में नहीं लगाना चाहिए। मरुस्थलीय पौधे, कैक्टस वगैरह, ठीक ना, कैक्टस, जी जी, हाँ, सीज का एक पौधा होता है, नागफनी। हाँ बोलिए मूलचंद जी। गुरुदेव, यहाँ मैं असम में देखा हूँ, यहाँ तो पूरा छत के ऊपर में पूरा बागवानी लगा के रखे गुरुदेव। जितने भी फलदार वृक्ष है, मतलब छोटे छोटे जो घर में जो टमाटर बैगन वगैरह सब पूरे छत में, कहीं जगह नहीं मिले, इतना पेड़ लगा के रखे हैं। क्या ये शुभ है गुरुदेव? नहीं, ठीक है, कुछ हद तक ये सारी चीजें ठीक है। छत पर जो है सो लगाए हैं ये छोटे जो आपका टमाटर है, बैंगन है, ये सब जो है सो इससे बहुत ज्यादा ये नहीं है, थोड़ा सा। और आपका जो है देखिए आजकल जो है जो ग्रीन हाउसेस बन रहे हैं, ठीक ना, जिसको एनजीटी वगैरह की मान्यता वगैरह मिल रही है, बहुत सारे आपके शॉर्ट्स वीडियो इत्यादि मिल जाएंगे, उसमें भी देखिएगा, चीन जापान इत्यादि में। तो पूरा गार्डन, पूरा बालकनी इत्यादि जो है उसको पेड़ों से जो है पूरे तरीके से ढक दिया गया है ना, है कि नहीं। आज जो है पूरे भारतवर्ष में कई करोड़ पेड़ लगाइएगा तो वातावरण थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगा, जो आज इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। स्थान है, जी जंगल जी, है, अब वो जंगल भी किसी न किसी तरीके से कब्जा होते जा रहा है, अवैध कब्जा होते जा रहा है। वृक्षारोपण हो नहीं रहा है, वृक्षों की कटाई बहुत तेजी से चल रही है, ठीक है। कहीं अवैध, कहीं पर वैध तरीके से, कहीं भू अधिग्रहण के तहत। तो सभी का ये जी कर्तव्य है, बिल्कुल। वृक्ष तो जो है सो लगाना ही चाहिए, ठीक है।
खेती नहीं होगी। आप खेती वाली जमीन पर घर बनाइए, घर वर जहां बनाना है वहां पर जो है सो खेती करिए, तो ये समस्या होगा ना। बोलिए, क्या गांव घर में जो है सो टमाटर की खेती नहीं होती है? आज वहां पर ये सारी चीजें जो है, किसानों की बातें हैं चाहे खेती की बातें हैं, यदि पूरे तरीके से सबका ध्यान वहां पर जाएगा तो क्या आपको घर पर लगाने की जरूरत है? बोलिए तो। खेत कम पड़ जी रहा है, नहीं नहीं। खेत कम पड़ रहा है, अभी भी खेत जो है सो पूरा जो है सो है किसानी के लिए, कृषि योग्य भूमि अभी भी बहुत पर्याप्त है। सिर्फ उसको हमको ध्यान देने की है, खाली अवेयरनेस और उससे संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए, जो चीजें चाहिए उनको, पानी जो है सो समय पर प्राप्त हो। अब वातावरण तो अपने में नहीं ना है, तो या तो पूरा वर्षा से ही बाढ़ आ जाएगा या तो पूरे सूखा हो जाएगा। इससे कहीं ना कहीं पूरा संसार जिम्मेदार है। इतना जल्दी जो है सो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, ठीक है, तो ये तो समस्या देगा ना। बोलिए। जी जी बिल्कुल। पहले के जितने शहर हैं, जो बहुत आधुनिक शहर जो कहे गए हैं, जो पुरानी जो सभ्यताएं हैं, कहीं ना कहीं नदी किनारे स्थित थी। बोलिए, था कि नहीं था? जी जी। जी गुरुदेव। क्या पहले लोग नहीं रहते थे काशी में? वहां पर कुछ उत्सर्जन नहीं होता था, लेकिन उसका जो है सो एक प्रॉपर जो है सो सिस्टम था, ठीक ना। आज वो सिस्टम ही जो है सो, भूमि इतनी कम पड़ गई है कि लोग जो है सो क्या बोलते हैं, सेप्टिक टैंक बनाइए नहीं रहे हैं, डायरेक्ट जो है सो नाला में गिरा दे रहे हैं मलमूत्र। तो इसका जी जी। भुगतान कौन करेगा बताइए? आज भी दिल्ली इत्यादि के जो क्षेत्र हैं, वहां पर कई जगह जो है, जो छोटे छोटे या बड़े बड़े नाले हैं, नीतू जी वहां पर रहती होंगी, शायद देखा भी होगा, कृष्णा जी भी हैं वहां पर, अरुण तिवारी जी भी गए थे, तो देखते हैं भगवान, जो जमुना का छोटा छोटा जो कैनाल जो है सो आपके पूरा जो है सो गया हुआ है, पूरे दिल्ली में जो उसकी चैनल फैली हुई है, जो छोटे छोटे स्लम बस्तियां इत्यादि हैं, वहां पर कहीं पर आपको सेप्टिक टैंक नहीं मिलेगा, कहीं पर सेप्टिक टैंक नहीं है, डायरेक्ट नाला में गिरता है। बोलिए, है कि नहीं नीतू जी? जी जी गुरु जी, बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। अब आप सोचिए कि उन नदियों का क्या हाल होता होगा। भारत की पूरी राजधानी है, वहां पर इस तरीके का कंडीशन है, बहुत क्या बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ, इंद्रपुरी, पूरा इतिहास जो है सो पड़ा हुआ है कि नहीं। महाभारत का जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में जो है सो कितना 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी ना। जी जी इतने गुरु जी। कितना जो है सो आबादी होगा बताइए। और ये आबादी भी वहां पर सिस्टमेटिक ढंग से थी, है कि नहीं? बोलिए। तो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की समस्या है, ठीक ना। इन प्लानिंग को समझना होगा, अपना दायित्व तो समझना होगा। सिर्फ अपने लिए वास्तु का मतलब ये नहीं है कि अपना जो है सो ठीक करिए, दूसरा का बिगाड़ दीजिए, उसका दोष लगेगा। हम तो यहाँ तक कहते हैं कोई वृक्ष काटने से पहले उसका पूजा करिए, उस पर किसी का वास होता है, किसी न किसी जीव चराचर, 4 प्रकार के जीव होते हैं, श्वेतज, अंडज, बीजक और उद्भिद, क्या कहते हैं उसको, है ना। जी तो यही हाँ, प्रॉब्लम है गुरु जी, अपना ही अपना सब सोचते हैं, बस खाली दूसरे का सोचते ही नहीं में है। नहीं घटेगा। अगर हम सबका कल्याण करते हुए देखें तो किसी प्रकार का कोई दोष ही नहीं होगा। हम लोग तो ऐसे ही अहिंसा के पुजारी हैं। बोलिए, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए हिंसा करना पड़ेगा। अब वो हिंसा किस प्रकार से होगी? दूसरों को समझाना, दूसरों के प्रति अपनी थोड़ी सी जवाबदेही, थोड़ा समर्पण, तब जाके चीजें सुधरेंगी, और नहीं तो फिर जो है सो पीड़ित होना ही पड़ेगा। आज वृक्ष आपको पास में दिख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम वृक्ष लगा लें, कुछ सालों में ऐसी समस्या हो जाएगी कि आपको बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि के माध्यम से बीज मिलेगा ही नहीं, पेड़ बनाए जाएंगे, ठीक ना।
पेड़ मिलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीज हो ही नहीं रहे हैं। सब में जेनेटिक इंजीनियरिंग करके और तब जो है सो उसको अपने अनुरूप बनाया जा रहा है। ठीक है। जी जी बिल्कुल, सीडलेस फल आ रहे हैं। सब जो भी है आपके आम हमको चाहिए मीठा हो, गुद्दा वाला हो और बहुत ज्यादा उसके अंदर पल्प हो। अब उसके साथ में जो है सो किसी न किसी का जो है सो जीन्स बिठा के जो फल को मीठा करता है वो जीन्स अलग। ठीक है। जो फलों को उसके अंदर पल्प ले आता है उसका जीन उसके अंदर डाल दिए। तनावों में जो है सो डाल दिए कि जो स्टेबल हो, जिसमें बहुत सारी फलें लग जाएं, छायादार हो जाए और वो छोटा भी रहे ताकि हवाओं से समस्या ना हो। इस प्रकार की कई टेक्नोलॉजी आ गई है। इसके माध्यम से आपके पेड़ पौधे तैयार हो रहे हैं। तो भविष्य में आज नहीं 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद में समस्याएं होंगी कि हम लोग एंटीक पीस में जो है सो आम के वृक्ष रखे जाएंगे। समझे कि नहीं? तो ये अपना दायित्व है। ये गार्डनिंग नहीं करिएगा। ये पीपल के वृक्ष, आपके बड़ के वृक्ष हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाले हैं, लेकिन ऐसे ही थोड़ी रहेंगे। बोलिए। इसको जो है हम लोगों को संरक्षण करना होगा ना वातावरण के लिए। जी 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 गुरुजी। ये सारी चीजें भी हम लोगों की ही जवाबदेही हैं। ठीक है। घर के उत्तर दिशा में पाम, कनक चंपा का पौधा धन वृद्धि कराने वाला होता है। घर के उत्तर में पाम, कनक चंपा, ये सारे पौधे जो है धन की वृद्धि कराने वाले होते हैं। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए, वैश्यों के लिए नीम तथा बेल के वृक्ष का पालन पोषण करना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए, वैश्य वर्ण के लिए नीम तथा बेल के वृक्षों का पालन पोषण करना चाहिए। ठीक है। और इनसे संबंधित कल हमने दिशाएं बताई हैं, नीम के वृक्ष के लिए भी, बेल के लिए भी, है ना। बेल के वृक्ष जो है आपको लक्ष्मी का वास कराने वाला होता है ना। बोलिए। जी जी गुरुजी, कल कर रहा था। तो ये सारी चीजें जो है सो हमको ध्यान में रखना है। बात करते हैं राशि और नक्षत्र के अनुसार वृक्षारोपण। किस राशि किस नक्षत्र के अनुसार जो जातक हैं, गृह से हैं, जो जन्मे हुए हैं, उनको कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र वालों को कुचिला तथा बांस का वृक्ष जो है रोपण करना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आपकी घर के सीमा में हो, आप कहीं पर भी लगाइए, लेकिन लगाइए। अश्विनी नक्षत्र वालों को कुचिला बांस। भरणी नक्षत्र आंवला। आंवला। जी ब्रिजेश तिवारी जी बोलिए। गुरुदेव ये कुचीला क्या है? अब भगवान देख लीजिएगा आप कुचिला क्या है। बांस समझते हैं ना, बांस को लगाइए। जी गुरुजी, बात समझता हूँ। बस तो बांस को भी बांस आरोपण करिए। भरणी आंवला। कृतिका नक्षत्र वालों को गूलर। रोहिणी नक्षत्र को खैर। कृतिका गूलर, रोहिणी नक्षत्र वालों को खैर, मृगशिरा नक्षत्र वालों को भी खैर। खैर। आद्रा नक्षत्र वालों को रेशम। बहेड़ा। आद्रा नक्षत्र वालों को रेशम, बहेड़ा। पुनर्वसु बांस। पुनर्वसु बांस। पुष्प पुष्प पीपल। अश्लेषा नागकेसर। अश्लेषा नागकेसर। मघा बरगद। मघा नक्षत्र बरगद। पूर्वा फाल्गुनी ढाक। पूर्वा फाल्गुनी ढाक। उत्तरा फाल्गुनी पाकड़। उत्तरा फाल्गुनी पाकड़। आप रुद्राक्ष भी लगा सकते हैं, उत्तरा फाल्गुनी वाले पाकड़ रुद्राक्ष। हस्त नक्षत्र
रीठा, हस्त, रीठा, चित्रा, बेल, नारियल। चित्रा नक्षत्र, बेल, नारियल। स्वाति नक्षत्र वालों को अर्जुन, स्वाति नक्षत्र वालों को अर्जुन। विशाखा नक्षत्र वाले बकुल, बकुल कटाई भी कहते हैं, कटाई का भी वृक्ष लगा सकते हैं, बकुल का भी लगा सकते हैं। अनुराधा, मौलश्री, अनुराधा, मौलश्री। ज्येष्ठा नक्षत्र को चीड़ या देवदारू, ज्येष्ठा नक्षत्र चीड़, देवदारू। मूल नक्षत्र वालों को साल, मूल नक्षत्र वालों को साल। पूर्वाषाढ़ा, अशोक, पूर्वाषाढ़ा, अशोक। उत्तराषाढ़ा, कटहल, उत्तराषाढ़ा, कटहल या फालसा। श्रवण नक्षत्र मदार, आक। श्रवण नक्षत्र मदार या आक। धनिष्ठा, शमी, धनिष्ठा, शमी। शतभिखा, कदम्ब, शतभिखा, कदम्ब। पूर्वा भाद्रपद, आम, पूर्वा भाद्रपद, आम। उत्तरा भाद्रपद, नीम, उत्तरा भाद्रपद, नीम। और रेवती नक्षत्र को महुआ का वृक्ष लगाना चाहिए, रेवती नक्षत्र वालों को महुआ का वृक्ष लगाना चाहिए। अब राशि अनुसार देख लीजिए। मेष राशि वालों को खादिर, मेष राशि वालों को खादिर। वृष राशि वालों को गूलर, वृष राशि वालों को गूलर। मिथुन राशि वाले अपामार्ग, मिथुन राशि वाले अपामार्ग। कर्क राशि वालों को पलाश, कर्क राशि वालों को पलाश। सिंह राशि वाले आक, सिंह राशि वाले आक। कन्या राशि दूर्वा, कन्या राशि दूर्वा। तुला राशि गूलर, तुला राशि गूलर। वृश्चिक खादिर, वृश्चिक खादिर। धनु पीपल, धनु राशि पीपल। मकर राशि शमी, मकर राशि शमी। कुंभ राशि वालों को भी शमी, कुंभ राशि वालों को भी शमी। मीन राशि वालों को कुश, मीन राशि वालों को कुश। ये सारे वृक्ष जो हैं राशि और नक्षत्र के अनुसार लगाए जा सकते हैं। और इसका ध्यान रखना है कि आप जो वृक्ष न लगा पाए या अपने नक्षत्र के अनुसार, राशि के अनुसार, उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाइए। उसको हमेशा जो है उसका पालन पोषण करिए, ठीक ना, लेकिन कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाइए। ठीक है, बात समझ में आई? जी गुरुदेव, गुरुदेव जी भगवान। पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद में कौन सा लिख पाए थे? पूर्वा भाद्रपद आम का वृक्ष, उत्तरा भाद्रपद नीम, उत्तरा भाद्रपद नीम। ये अपने राशि और नक्षत्र के अनुसार इन सभी वृक्षों को आप लगा सकते हैं, शुभता प्राप्त होगी। नहीं लगा पाए तो जहां पर ये वृक्ष हो उनकी सेवा करिए, उनकी बागवानी करिए, पानी जो है सो डालिए उसमें, ठीक ना, लेकिन कभी नुकसान नहीं पहुंचाइए, ठीक ना। बोलिए ब्रिजेश जी। गुरुदेव ये खादिर कैथ का वृक्ष है? अब भगवान देख लीजिएगा इसको। बोलिए राघवेंद्र जी। जी गुरुदेव, इसमें दूर्वा, अपामार्ग और कुश, ये तो वृक्ष के संज्ञा में आएंगे नहीं, स्वयं होते हैं ये सब। हाँ, तो जहां पर दूर्वा हो तो वहां पर जो है सो आप उसको गंदगी नहीं फैलाइए, उसको जो है सो डिस्ट्रॉय नहीं करिए। डाल देंगे भगवान, डाल देंगे तेजवीर जी, डाल देंगे इसको, ठीक ना। ये वृक्ष आप इसकी सेवा करिए। जहाँ आएंगे नहीं, वृक्ष नहीं, झाड़ी में आएंगे,
ठीक ना। जी जी झाड़ियों के लिए जो वृक्ष हैं, झाड़ी हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, इन सब में लगाइए, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जहां पर ये वृक्ष या पौधे हैं, उसका कम से कम जो है सो सेवा करिए, पानी डालिए ताकि वो फूले फले, ठीक ना। जी जी हाँ, इसका ध्यान रखना है, जी बिल्कुल। इसको नुकसान नहीं पहुंचाइए। ये नहीं कि कहीं पर घास उगा हुआ है, ठीक ना, और आप जो है सो जाके उसको छील छाल दिए। आप ही की राशि को जो है सो घास लगाना चाहिए आपने उसको, तो इसके बुरे प्रभाव पड़ेंगे, समझे कि नहीं। जी बिल्कुल। हाँ, अब बात करते हैं कुछ वास्तु दोष निवारण हेतु कुछ उपाय को हम समझ लेते हैं वृक्ष से संबंधित, ठीक ना। तो आप जिस भवन में भी निवास कर रहे हैं, ठीक ना, या किसी अपना क्या बोलते हैं किराए पर रूम लिए हुए हैं, ठीक ना, ठीक ना, कोई मंजिल किराया पे ले लिए या कोई फ्लोर जो है सो आप किराया पर ले लिए, ठीक है। तो आपके आसपास में कोई भी बड़ा वृक्ष हो, ठीक ना, और किसी भी प्रकार से वास्तु दोष उत्पन्न करता हो, ठीक है। अब मान के चलिए कि आप कहीं किराया पर रह रहे हैं, अब उसके भवन में दोष है, आप क्या करिएगा। वृक्ष से संबंधित दोष बन रहा है तो आपको तो सचेत रहना है ना। जी जी बोलिए। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीजें उसको जो है करने से, लगाने से या किसी की मौजूदगी से वो दोष जो है हट जाएगा। क्या होता है, अगर कोई बड़ा वृक्ष हो जिससे आपका दोष उत्पन्न हो रहा है, ठीक ना, तो फिर आप ध्यान रखिए, जो 3-4 उपाय हैं उसको ध्यान में रखिए। अगर आपके भवन परिसर में, ठीक ना, कोई पूर्व में ही जो है बड़ा वृक्ष या पेड़ है, बात समझिएगा, कोई पूर्व में बड़ा वृक्ष या पेड़ है, ठीक ना, जी जी बोला। दक्षिण नैऋत्य या आग्नेय कोण में शाम के समय प्रतिदिन एक आटे का दीपक बनाइए, ठीक ना, और उसको प्रज्वलित करिए। गुरुदेव दक्षिण और आपके घर के आसपास कोई बड़ा वृक्ष हो, किसी प्रकार से दोष उत्पन्न करता हो, ठीक ना, आपके पूर्व में कोई बड़ा वृक्ष हो जाए या पेड़ हो, ठीक ना, तो जी गुरुदेव। उस पेड़ के दक्षिण नैऋत्य या आग्नेय कोण, ठीक ना, में आप जो है सायकाल प्रतिदिन आटे का दीपक या धूप बत्ती इत्यादि जलाइए, ठीक है। आपका वह दोष जो है मतलब क्या बोलते हैं सामान्य हो जाएगा, नेगेटिव ऊर्जा जो है सो देने वाला नहीं होगा। बात समझ में आई। जी गुरुदेव। ये जो दीपक जलाना पेड़ के पास जलाना है या घर में जलाना है? घर में भगवान, आपके भवन के ऊपर आप किराए पर रह रहे हैं, ठीक ना, अगर अगल बगल में आपके पूर्व में, उत्तर में, नैऋत्य में कहीं से भी कोई पेड़ आसपास में हो, तो आप जो है अपने भवन के आग्नेय, नैऋत्य या दक्षिण दिशा में आटे का एक दीपक बनाइए और उसको प्रज्वलित करिए शाम के समय, ठीक है। इससे उस वृक्ष से बनने वाला दोष समाप्त हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। जी जी चलिए, उत्तर में, ईशान में या पूर्व में कोई बड़ा पेड़ हो या बड़ा विशाल वृक्ष हो, उत्तर, ईशान या पूर्व में कोई बड़ा पेड़ हो, ठीक है, तो एक मिट्टी के पात्र में प्रतिदिन स्वच्छ जल भर के रखिए, ठीक है। जो जल शेष बचे उसे जिस पेड़ से दोष उत्पन्न हो रहा है उसके तने में डाल दीजिए, ठीक है।
दोबारा बताएं। मिट्टी का पात्र में जल भर के रखें। हाँ, शाम के समय भर के रखिए आप। प्रतिदिन जो है सो जल, या सुबह में भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगले दिन, ठीक ना, प्रातः काल जो भी जल शेष बच जाए उसको उस पेड़ में डालिए। ठीक है, बात समझ में आई? आपके जो भवन में आप निवास कर रहे हैं, किराया पर हो, किसी मंजिल पे फ्लोर पे हो, वहां कोई उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, ईशान कोण में कोई बड़ा पेड़ हो, विशाल वृक्ष हो, तो अब एक मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें प्रतिदिन जो है सो फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल आपको भरना है। आप दूसरे दिन जो जल शेष बचा हो उस पात्र में, उसको उस वृक्ष में डालिए। ठीक है, शेष बचने का क्या मतलब? वो पानी पीने में काम ले, वो अपने आप ही निकल जाए? वैसे ही रख देना है, पात्र में जल भर के रखना है। जो भी जो है सो कुछ जल अवशोषित हो जाएगा ना, वातावरण के कारण, मिट्टी के कारण अवशोषित होगा ना। ठीक है। तो जो शेष जल बचेगा उसी को जो है सो आपको डालना है उसमें। ये नहीं कि चलो खाली हो गया इसमें भर दे जल, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना? छोटा कलश ले लीजिए, छोटा घड़ा ले लीजिए, आप ले जाके उसमें सेवा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम दिशा या वायव्य दिशा में, ठीक है, बड़े पेड़ की कोई भी शाखा हो, पत्ता इत्यादि जो है सो बार बार साफ सफाई जो है सो आपको करते रहना है। सूखी जो शाखा है उसको जो है सो आप हटा दीजिए, पत्ते हों उनको आप नित्य साफ सफाई करिए। इससे भी आपका दोष जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब पश्चिम में क्या? पश्चिम में यदि कोई वृक्ष हो या वायव्य कोण में कोई बड़ा वृक्ष हो, तो उसकी जो शाखाएं इत्यादि हैं, जो पत्ते इत्यादि हैं, उसका नित्य जो है सो साफ सफाई करते रहिए। ठीक ना, उसको हमेशा हरा भरा रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, आप जल इत्यादि भी उसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे साफ सफाई को मेंटेन रखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो है कुछ शकुन के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में हम जो है पढ़ेंगे, और फिर जो है जैसे कहते हैं ना, कबूतर का बैठना, कौआ का बैठना, उल्लू का बैठना, गिलहरी का आवाज जो है सो सुनना, ठीक है, भवन के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालता है, क्या होते हैं, इसको जो है हमको समझ। ठीक ना? बोलिए ज्ञानवाणी जी। नमो नमः। ज्ञानवाणी जी बोलिए प्रभु जी। ज्ञानवाणी जी हैंड रेज किए हैं, बोलिए। जी जी भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि सहतूत का वृक्ष और मेहंदी के वृक्ष के बारे में आप बता दें मुझे दिशा। कल बताए थे भगवान। जी भगवान, हम कल जुड़े नहीं थे, आज मुझे जरा एक बार बताने की कृपा करेंगे। मेहंदी का वृक्ष जो है तो घर में लगाना शुभ नहीं होता जी। मेहंदी का जो वृक्ष है घर में लगाना शुभ नहीं होता है। जी जी। ठीक ना? जी जी जी। होते हैं आपके माइक म्यूट करिए। सहतूत के बारे में कल बताए थे ना, कौन सी दिशा कल बताए थे भगवान, जरा बताइए। हाँ, इसको भी घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए भगवान। ठीक है, जी 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 जी। को घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, यदि आपके घर की सीमा में है तो एक अनार का पौधा जो है सो लगा दीजिए, आंवला और एक अनार। ठीक है, इससे उस वृक्ष का पौधा जो है उसके लगाने का जो दुष्परिणाम होता है वो जो है सो समन हो जाता है। ठीक है ना? जी भगवान जी। मेहंदी का पौधा भी आपको
लगाना नहीं चाहिए घर में, यह भी अशुभ होता है। मेहंदी का पौधा मेरे घर के बाहर जो है, जो जगह छूटी है वहां प्राकृतिक रूप से उगाया है, क्या उसे काट देना चाहिए? नहीं उग गया है तो जब सूख गया तो हटा दीजिए, जी। ठीक और ना। सहतूत भी प्राकृतिक रूप से उगा है। ये दोनों पौधे मेरे घर के बाहर प्लाट है, तो दरवाजे के बाहर। अनार और जी आंवला लगा, जी 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 अनार का वृक्ष कानपुर में लगा दीजिए, जी अनार का वृक्ष पश्चिम दिशा में लगा दीजिए, आग्नेय दिशा में लगा दीजिए, जी जी ठीक है ना। जी। चलो, धन्यवाद। तो आज हमने वृक्षों से संबंधित चीजों को समझा। जी नीतू जी बोलिए। गुरुजी आप जो कल कह रहे हैं ना कि शकुन के बारे में बताएंगे हम, तो गुरुजी मेरे एक क्वेश्चन था, वो आप अगर देख सकते हैं तो, अगर आपकी नजरों में आए तो, इसलिए मैं आपको आज ही बता देती हूँ। गुरुजी बोलिए। जो ये दिवाली होती है ना, दीपावली, उस दिन सुबह जिस दिन होती है दीपावली जलाने, जो हम दीपक वगैरह जलाते हैं, तो उस दिन की सुबह गुरुजी दक्षिण दिशा में जो हमारी बालकनी है, तो गुरुजी उसमें ना एक सुबह सुबह मैं उठी बाहर, जैसे ही सुबह उठी बाहर, मैंने बालकनी खोली, दरवाजा खोला तो एक ना कबूतर मरा हुआ था। तो ये गुरुजी क्या होता है इसका मतलब अजीब सा लगा दक्षिण था बिल्कुल। कबूतर हाँ जी, कबूतर मरा हुआ था। दिवाली के मतलब अमावस्या के अगले दिन प्रतिपदा को। हाँ, मतलब अमावस्या में ही होती है ना दीपावली, तो उसी दिन सुबह। हाँ मतलब आज दिवाली है, रात में मान के चलिए कि दिवाली मनाते हैं, आज सुबह में या कल सुबह दिवाली बीतने हाँ, के जिस दिन पश्चात। दीपावली मनाते हैं ना रात को, उसी दिन वाली सुबह में, अगले फिक्स दिन नहीं, नहीं, अमावस्या की सुबह वाली, सुबह, अमावस्या वाली सुबह। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ना गुरुजी? अच्छा नहीं है, ये आने वाले किसी संकट का जो है सो सूचक है। वो भी दक्षिण दिशा में कबूतर, जी। कबूतर का जो है सो केतु का प्रतिनिधित्व मानते हैं ना। ओ जी जी जी। बोलिए। ठीक है गुरुजी, तो ठीक है ये जो है गुरुजी। आने वाला कोई अमंगल घटना हो सकती है किसी प्रकार का, बाद में इस पर जो है सो हम लोग चर्चा कर लेंगे। जी 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 गुरुजी, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। और किसी का कोई प्रश्न संशय? सुमंगल जी, साक्षी जी, नमो नमः महोदया। जी गुरुजी, नमो नमः। अब रेमेडियल वास्तु चलने वाला है, आप महोदया बहुत दिनों तक गायब थी, हम तो सोचे कि जी जी आपके द्वारा पढ़ते हैं। जी जी गुरुजी, जरूर गुरुजी। कुछ अपना अनुभव भी बताइएगा इसके प्रति, ठीक है। हाँ जी गुरुजी। सभी को बता दूं कि साक्षी जी बहुत ही अच्छी वास्तु विशेषज्ञ हैं, इनका यूट्यूब पर चैनल इत्यादि भी है और कई कक्षाओं को संचालित की हैं वास्तु शास्त्र के, ठीक है। तो जो है को ध्यान में रखना है, आपका भी मार्गदर्शन लेंगे महोदया, ठीक है। जरूर कल हम लोग जरूर बात करेंगे जरूर गुरुजी। जी, कल हम लोग जो है सो बात करेंगे शकुन के बारे में, ठीक है। कुछ शकुन को जान लें और शकुन जानने के पश्चात हम लोग अपने गृह प्रवेश प्रकरण और फिर जो है सो अपने रेमेडियल वास्तु जो भी छूटा हुआ है उसको जो है सो शीघ्रता से हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। मूलतः आपकी 4 से 3 या 4 तारीख तक आपकी कक्षा चलेगी, उसके पश्चात जो है सो इसका समापन कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या दोबारा बताएं और क्या बोले आप? 3 से 4 जून के आसपास कक्षा चलेगी, या खूब से खूब यदि 5 तारीख तक मैक्सिमम जो है सो आपकी कक्षाएं चलेंगी, संचालित होंगी वास्तु की। उसके बाद इस कक्षा का समापन कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक। तो लगभग हम लोग पूर्णाहुति की तरफ ही हैं, और जो भी आपका सिलेबस दिया गया था उस सिलेबस के अब कंप्लीट के ही आसपास में ही है, हम लोग बॉर्डर लाइन पर हैं, अब कोई समस्या है नहीं, समय से आप लोगों की कक्षाएं चल रही हैं। किसी को और कुछ कहना है, कोई मार्गदर्शन, किसी प्रकार का कोई सलाह संदेश आप दे सकते हैं। जी साक्षी जी।
गुरुजी आपने जो 3 बुक्स डाली थी इस पे ग्रुप में पीडीएफ के तौर पे, वो तीनों बुक्स अलग-अलग जैसे कुछ बता रहे हैं। मान लीजिए एक में कह दिया कि आपका जो शौचालय है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं आपका साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। इस तरह से अलग-अलग दिशाएं भी बताई हैं। अब गुरुजी उन किताबों में से कैसे हम पढ़ पाएंगे? आपने जो देखिए, बताया वो तो नोट्स अलग हो गए। इसीलिए हमने डाला है ना कि बुक्स के चक्कर में यदि हम पढ़ेंगे तो ये भ्रांतियां तो फैलेंगे, बिल्कुल समझ गुरुजी। गए? तो जो चीजों को हम लोग देखते हैं, कई सारे पुस्तकों का जो प्रामाणिकता है, जो विश्वसनीयता है, सभी बुक्स में सारे जो प्रकरण हैं ये आपके अलग अलग बताएंगे। जैसे आज अरुण तिवारी जी ने नोट्स डाला था, हमने लिखा है कि टॉयलेट में जो ढलान होनी चाहिए वो जो है किस दिशा में होनी चाहिए, बताइए हरिकिशन जी। दक्षिण दिशा बताया है, बाकी सभी भवनों जी में, गुरुजी। बाकी में जी जो है, गुरुजी उल्टा बताया था जी आपने। जी जी। लेकिन यहाँ पर तो जो है सो बता रहे हैं कि ईशान कोण में होना चाहिए। जी गुरुजी। अब बताइए कि अब क्या प्रामाणिकता जो है सो हम लोग इसको रखें, है ना? ये समस्या अनुभव होने से कई बार तो ये चीज गुरुजी कल को हम किसी का करने जाते हैं, वो वहाँ पे फिर गलत रिजल्ट मिल जाएंगे तो ऐसे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए तो कहते नॉर्मली हैं। अगर कॉमन सेंस यूज करे तो बंदा यही बोलेगा जी उत्तर नॉर्थ की तरफ या उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ ढलान रखें। लेकिन शौचालय इसमें जो है सो हमारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, अलग है, पृथक है ना? उसी प्रकार जो है सो सभी द्वार हम लोग जो है सो कहाँ दाहिनी तरफ जो है सो मैक्सिमम जो है सो हमने रखा है कि नहीं? लेकिन पूजा घर में द्वार जो है बावां होना चाहिए, बावांगनी द्वार होना चाहिए, है कि नहीं? बताया है ना, 2 पल्लों का द्वार होना चाहिए। बेडरूम के लिए हमने बताया कि सभी भवनों में जो है 2 पल्ला दरवाजा होना चाहिए, लेकिन बेडरूम में सिंगल पल्ला होना चाहिए, बताए है ना? जी जी गुरुजी। तो अब इन चीजों को जो है सो ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? लेकिन गुरुजी बाकी जैसे एक किताब में लिखा होगा आपने हमें बता दिया, लेकिन अगर हम कोई दूसरी किताब पकड़ेंगे ना तो उसमें नहीं लिखा होगा ये कि बेडरूम में एक सिंगल पल्ला होना चाहिए। हाँ, तो ये चीजें जो है सो हमने बताया है कि देखिए बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप 4, 5, 6, 8 ग्रंथों को जो है सो पढ़िए और पढ़ने में देखिए कोई मैक्सिमम जो है क्या बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना कि गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल पे सर्च करते हैं तो वो किस प्रामाणिकता के आधार पर उस सर्च को जो है सो हम रिजल्ट को माने? जब 4, 5, 6, 8, 10 चीजें जो है एक ही चीज को जब रिपीट करें तब हम मानेंगे कि हाँ वो जेन्युइन चीज है कि नहीं? तो जो मैक्सिमम जो है सो बुक्स में दिया गया है आपको उस चीजों को मानना पड़ेगा, और बाकी कुछ तो चीज आपको अनुभव से आएगा। आप किसी के टॉयलेट में ईशान में जो है सो आप ढलान करवा दीजिए, ठीक है, और किसी के दक्षिण में करवा दीजिए, देखिए किसको पेट की समस्या ज्यादा होगी, ठीक है? पेट की समस्या किसको ज्यादा होगी? शौचालय जो है राहु का प्रतिनिधित्व करता है ना, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी गुरु। और ईशान जो है सो गुरु का जो है सो प्रतिनिधित्व करता है, बोलिए। और राहु गुरु का युति क्या होता है? चंडाल योग, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज को आप जो है सो नहीं देखिएगा, आप राहु का भी युति करा दीजिए और गुरु का भी युति करा दीजिए, और चांडाल योग का निर्माण होगा, इससे संबंधित जातक परेशान होगा तो वो आपको कहेगा कि हाँ गुरुजी ठीक ठाक हैं हमारे, बोलिए। हमने तो इस चीज को जो है सो पहले ही बताया था ना, क्या नीतू जी? जी जी गुरुजी। जी गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुजी आप। गुरुजी उसका बहुत बड़ा एक लॉजिक है, ये मेरे को यही लग रहा है कि ये एक शौचालय होता है तो शौचालय का जल जो होगा वो अशुद्ध माना जाएगा ना, तो वो दक्षिण को जाएगा, वो ईशान में नहीं जाएगा बिल्कुल भी, दक्षिण इसलिए में ढलान जाएगा उधर को बनाना पड़ेगा। और ईशान में आप ढलान कर दीजिएगा तो वहां गुरु की जो है सो शुभता बन जाएगी ना, बोलिए। जी जी। वहां बलिष्ठ हो जाएंगे, और शौचालय भी जो है सो यहाँ पर आपका जो है
राहु का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब राहु और गुरु दोनों यदि मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं समस्या हो जाएगी ना, बोलिए, है कि नहीं हरि किशन जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप यदि नोट्स के बदौलत और पुस्तक की बदौलत यदि आपको यही मानना है तो आप मानिए, हम फिर किसी को पाबंदी थोड़ी लगा रखे हैं क्या भगवान? इसीलिए तो बुक्स डाल दिया हमने, नोट्स भी जो है सो हमने कहा है कि डाल दूंगा। अब सगुन कल जो है सो कंप्लीट होगा और कल शाम को या फिर कल रात्रि में आपको रंग, वृक्ष और इससे संबंधी सारी चीजों के नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो साक्षी जी जो बुक्स हैं उनके साथ साथ अपना जो लॉजिक है, जो हम बार बार कहते हैं, या आप कुछ नहीं देखिए, सिर्फ दिशा, उसके अधिष्ठात्री जो देवता हैं वो, उनका पसंद नापसंद, और जो हमारे प्रकृति के 5 जो तत्व हैं, इनको जब आप पकड़ लीजिए, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा लीजिए, तो फिर आपसे बड़ा कोई भी वास्तुशास्त्र नहीं हो सकता है। ये तो हम मतलब क्या बोलते हैं, लिखित जो है सो कह सकते हैं। समझ गए? मेरे को भी यही लगता है गुरुजी कि सिंपल तरीके से चले, जो दिशा है उसका देवता पकड़े, और वो जो वहां पे हम क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया किस देवता के अंदर आती है, आपस में क्या सामंजस्य है, वो इन्हीं चीजों को देख के लेके चले बस। क्योंकि अगर हम एक का टॉयलेट की ढलान अपना दक्षिण में बनवाते हैं और दूसरे की अगर पूरब में बना के रिजल्ट देखने बैठेंगे, गुरुजी जिसका नुकसान होएगा अव्वल तो वो बंदा बोलेगा, दूसरा फिर कितना टाइम लगेगा चीजों को समझने में, मतलब एक्सपीरियंस लेने में ही कितना टाइम निकल जाएगा, कितने साल निकल जाएंगे, ये भी बात होती है। यही तो चीज है, हम तो कह रहे हैं कि हमारी जो भी कही हुई बात है, आप इसका जो है सो कुछ नहीं सुनिए, इसका बस प्रैक्टिकल आप सभी करके देखिए कि गुरुजी आपने बताया है कि ईशान कोण में जो है सो शौचालय का ढलान रखने के लिए, और देखिए हम जो है सो ईशान कोण में ढलान रख दीजिए, जातक पूरी तरीके से समृद्ध है। जैसे कल किसने कहा था कि नीम का वृक्ष जो है सो सबके यहाँ लगाए हैं, जिसके यहाँ नहीं है अशुभता है, जिसके यहाँ है वहां पर जो है सो शुभ परिणाम मिल रहे हैं। आपने भी कहा था कि बहुत सारे वृक्ष हैं उसकी छायाएं पड़ रही हैं, तो भी जो है सो जातक पूरी तरीके से समृद्ध है कि नहीं? जी जी। बाकी चीजों को भी हमको देखना पड़ेगा। यदि इन चीजों को जो है सो हम आपस में संतुलन नहीं बना के देखेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, तो कैसे रिजल्ट हमको पता चलेगा? किस पर हम प्रामाणिकता माने, तो किसको माने? हमको माने, पुस्तक को माने, या अनुभव को माने? हम तो कहते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान है अनुभव, इसको करके देखिए, नहीं मानिए किसी को। हमने जो जेन्युइन चीजें हैं दिशाओं से संबंधित, उसके दोष से संबंधित हमने जान लिया, अब इनमें हम तालमेल बनाना सीख जाए, हो गया रेमेडी। रेमेडी है क्या? हम तो कहें ना कि रेमेडी एक दिन में 2 चीज को खाली जान लीजिए, 5 मिनट में रेमेडी समाप्त, 5 मिनट में रेमेडी समाप्त। कहने में हमको कुछ नहीं जाता है, लेकिन आप करके देखिए, तब फिर पता चलेगा ना कि रेमेडी करने में कितना समय लगता है कि नहीं? 5 मिनट में रेमेडी समाप्त। हमको तो खाली एक बात बोलना है कि हाँ ऐसा करिए, खत्म हो गया। लेकिन उनसे संबंधित चीजों को समझना पड़ेगा ना। और किसी का कोई संशय राघवेंद्र जी? नहीं भगवान। चलिए, तो इन चीजों को हम लोग समझेंगे और अच्छे से। अभी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर नए विषयों के साथ आपके साथ पुनः जुड़ते हैं। तो अभी तक सभी का अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग्य अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। प्रणाम प्रणाम। नमो नमो भगवान। होस्ट मीटिंग एंड फॉर ऑल करके चले जाएंगे। होस्ट मीटिंग एंड फॉर ऑल। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः।